हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है, पिछला लेक्चर हमारा था पार्ट 1 मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको मैंने आपको नोट करवाया था और उनको समझाया भी था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो छूटा हुआ टर्मिनोलॉजी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में होंगे। पहले आप टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम टॉपिक लिखा देते हैं। आपका टॉपिक है, आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलो या फिर आप मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये पार्ट 2 है हमारा। और इस पार्ट 2 में सबसे पहला हमारा जो टर्मिनोलॉजी आता है वो है आपका एलील। क्या होता है एलील्स? दोस्तों, एलील हम बहुत बार सुनते हैं। जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग में एलील का मतलब क्या होता है? एक सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं और ये अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के। ठीक है, इसके फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, ये जीन के अल्टरनेटिव्स होते हैं, फॉर्म ऑफ जीन। और ये जीन लोकेटेड कहाँ होता है? ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम में। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम सेल के अंदर लोकेटेड होता है और जीन जो होते हैं क्रोमोसोम में एक लीनियर फॉर्म में लोकेटेड होते हैं या फिर क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं लीनियर फॉर्म में। ये कहलाता है आपका एलील्स। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ सेल प्रेजेंट होता है? सेल में। अभी हमारा पहला टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं। अब दूसरा चीज जो है, क्रॉसिंग टेक्निक को हमको समझना है। तो मेंडल ने क्या किया था? क्रॉसिंग टेक्निक को ही आपको एक्सप्लेन किया था। दो फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, एक तो मोनोहाइब्रिड फॉर्म में और एक डाईहाइब्रिड फॉर्म में। तो हम क्रॉसिंग टेक्निक्स को देखेंगे। क्रॉसिंग टेक्निक्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं HI 8759। ये एक कल्टीवर है, एक वैरायटी है वीट की, जो जिसको हम क्या कह देते हैं? पूसा तेजस भी कहते हैं। ठीक है, तो पूसा तेजस और पूसा मालवीय। ठीक है, पूसा मालवी और पूसा तेजस, इसको हम HD 4728 इसका नाम है। ठीक है, ये कोडिंग होता है और इनके नाम भी दिए जाते हैं बाद में। तो ये दो वैरायटी को जब हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो इस तरफ हमारा हमेशा याद रखना फीमेल होता है और इस तरफ हमारा क्या होता है? हमेशा मेल होता है। तो ये फीमेल और ये मेल। अब जब हम एक ये पूरी वैरायटी है, इस वैरायटी में क्या होगा? अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो अलग अलग कैरेक्टर्स में हम किसी एक कैरेक्टर को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम AA, कैपिटल AA ले रहे हैं। ये हो सकता है आपकी किसी क्वालिटी के लिए, ऑयल क्वालिटी के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ऑयल क्वालिटी हो गया, या फिर गेहूं में आपकी शॉर्ट हाइट के लिए कोई एलील हो गए। तो ये जो होते हैं, इस तरीके से हम एलील को लिख देते हैं। एलील क्या हो सकते हैं? डोमिनेंट भी होते हैं और रेसेसिव भी होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एलील जो है डोमिनेंट और रेसेसिव भी होते हैं। तो इस केस में हम AA डोमिनेंट ले लेते हैं और स्मॉल a क्या है आपका? जो है रेसेसिव फॉर्म है। तो स्मॉल a को हम किधर लिखेंगे? इस तरफ लिखेंगे। अब अल्टीमेटली दोनों का क्या हो रहा है? आपका क्रॉस हो रहा है। अब इसमें एक चीज याद रखना है आपको, किसी भी वैरायटी के कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसके वजह से वो वैरायटी फेमस है और इस वैरायटी को हमने आगे बढ़ाया था और उसी पर्पज से वो वैरायटी तैयार किया गया है। तो फॉर एग्जांपल हाई यील्ड तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट हाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो और थर्ड ऑब्जेक्टिव इसमें हायर यील्ड हो गया, शॉर्ट हाइट हो गया और आपका डिजीज रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस। तो इस तरीके की क्या होते हैं? आपके क्वालिटी पाई जाती है और इसी क्वालिटी को हम जेनेटिक की भाषा में या प्लांट ब्रीडर की भाषा में कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर आप समझ चुके हैं। अगर आपको एग्जाम्पल आता है
कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर हो गया। अब इसके बाद जब हमारा प्रोजनी बनता है तो ये क्या कहलाता है, F1 प्रोजनी कहलाता है। जो प्रोजनी किसकी होती है, इनके पेरेंट्स की, जो क्रॉस हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स की ये क्या होती है, आपकी प्रोजनी होती है, ठीक है। अब इतना तो आपने समझ लिया है। अब F1 जब आता है तो F1 भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर लेके आता है, दोनों के कैरेक्टर 50-50% जाते हैं, ठीक है, और 50-50% जा करके इस नए प्लांट में या इस नए हाइब्रिड प्लांट में ऐड हो जाता है। तो इसका भी कोई ना कोई कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होगा, वो हमको ऑब्जर्वेशन के बाद में पता चलता है, जब हम इसको ग्रो करवाते हैं फील्ड कंडीशन में, और वो क्या होता है हमारा आगे बढ़ता है, तब हमको समझ में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब F1 में हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, ठीक है, F1 में सेल्फिंग करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा F2 जनरेशन आता है। और F2 जनरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन होता है, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत सारे वीट के प्लांट इसमें है, F1 को हमने सेल्फिंग करके F2 बनाया। सेल्फिंग का मतलब होता है कि उनके खुद के एंथर स्टिग्मा या फिर उनके खुद के जो फ्लावर होते हैं उसी में उनका पॉलिनेशन हो जाता है, तो वो सेल्फिंग कहलाता है। कुछ नहीं, बटर पेपर से हम ढक देते हैं तो आउट सोर्स से आपका पॉलन नहीं आ सकता, तो सेल्फिंग हो जाता है, ठीक है। सेल्फिंग में होने के बाद F2 पॉपुलेशन आता है, वो काफ़ी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन रहता है। सेग्रीगेशन का मतलब हिंदी में कहते हैं विस्थापन या फिर सेपरेट होना। जो जीन होते हैं, जो जीन के जो पेयर्स होते हैं अलग अलग सेपरेट होते हैं F2 जनरेशन में खास करके। तो F2 जनरेशन को मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको सेग्रीगेशन से मेंडल्स लॉ का एक क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट किसमें होता है, तो आपको F2 जनरेशन में ही इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट होता है। इस पे तीन मुख्य चीजें होती हैं। एक तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपका जो जीन्स है वो सेपरेट होते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग सेग्रीगेशन होता है इसमें, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। ठीक है, अब हम जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनको हम शायद समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा एलील, एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। उसके बाद क्रॉसिंग टेक्निक को समझा। क्रॉसिंग टेक्निक में हमेशा दो चीज़ें लेते हैं, फीमेल मेल, और दोनों के 50-50% कैरेक्टर आते हैं। और इनके इन वेराइटी में कुछ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे हाई यील्ड, शॉर्ट हाइट या डिजीज रेजिस्टेंस। और इसको किसी एक कैरेक्टर को जब हम लेते हैं तो एक एलील मान के चलते हैं, जिसको हमने कैपिटल ए माना, और स्मॉल ए जो है के साथ हमने क्रॉस कराया। दोनों एलील क्रॉस होकर के हमारा अल्टीमेटली ए इस तरीके का आपका गैमिट बनता है, ठीक है, फाइनल गैमिट आपका बनता है। फिर उसका F2 जनरेशन आता है। तो F2 जनरेशन कैसे आता है, हम पहले सेल्फिंग करते हैं F1 को। F1 क्या होता है, F1 जो होता है प्रोजनी होता है दोनों पेरेंट्स के क्रॉस होने के बाद का। और उसके बाद F2 जनरेशन आता है जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन होता है, और जिसमें क्या होता है आपके क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जिसके कारण जो जीन है एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे में। फिर उसके बाद आपके सेग्रीगेशन आता है। तो सेग्रीगेशन में भी वही काम होता है, जब जीन एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर से तो पॉपुलेशन में सेग्रीगेशन आ जाता है, विस्थापन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी नियम को इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट का नियम कहते हैं। तो मेंडल की इतनी चीजें आपने समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डोमिनेंट क्या होता है। तो डोमिनेंट को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डोमिनेंट जैसे कि ये F1 आया हमारा, ये F1 हो सकता है, जैसे हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस करवाते हैं तो रेड आता है। रेड क्या है आपका डोमिनेंट है, वो सप्रेस कर देता है किसको, रेसेसिव को, मतलब व्हाइट कलर को, तो वो कैरेक्टर क्या आएगा, रेड आया। उसी तरह के मेंडल ने भी क्रॉस किया था, एक टाल प्लांट और एक स्मॉल प्लांट। तो टाल में डोमिनेंट था टाल, और स्मॉल प्लांट को उसने सप्रेस कर दिया। तब क्या शो होता है आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर, वो आता है आपका टाल। तो जो भी कैरेक्टर आपको F1 में देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो आपका कहलाता है फिनोटिपिक कैरेक्टर। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी फिर से आपको ऐड करना है। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है, F1 का जो कैरेक्टर जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और जीनोटाइपिक कैरेक्टर जैसे मैंने ये एलील लिखाया ए, फिर ये क्रॉस होकर के इस तरीके का जीनोटाइप बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद F2 F3 जनरेशन में वो जीनोटाइप को हम क्या करते हैं, होमोजाइगस करते जाते हैं। हमारा मेन मकसद क्या होता है, आगे जनरेशन में बढ़ाने का, उनको होमोजाइगस करवाना रहता है, ठीक है।
अब इतना आपने समझ चुका है। अब डोमिनेंस क्या होता है ये समझिए। डोमिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस एक जीन इंटरेक्शन का टर्मिनोलॉजी है जिसको हमको जीन इंटरेक्शन में कवर करना था, लेकिन हमने इसी में कर लेते हैं। डोमिनेंस का मतलब एक मास्किंग इफेक्ट होता है पूरे कंप्लीट एलील का। एलील मैंने बताया अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, और इस तरीके से हम एलील को शो करते हैं। इस एलील में ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी और अदर एलील पर मास्किंग इफेक्ट डालता है। मास्किंग इफेक्ट का मतलब चाहे उसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो या रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो, इसका मास्किंग इफेक्ट उस पर जाएगा। मतलब एक अपना मास्किंग इफेक्ट डाल देता है और अपने कैरेक्टर को शो करवाता है, ये आपका मास्किंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये मास्किंग इफेक्ट जब डालता है तो इस फिनोमिना को हम डोमिनेंस कह देते हैं, ठीक है। डोमिनेंस याद रखिए। फिर उसके बाद जीन सिंबल क्या होते हैं? तो यही जीन सिंबल है आपका, जो ए या फिर हम कैपिटल ए, कैपिटल आर, कैपिटल टी, ये सब जीन के सिंबल है। और लोकस, फिर आपका एक टर्मिनोलॉजी आता है, लोकस क्या होता है? तो लोकस जो होता है ये आपके जीन का, जहां पर आप क्रोमोसोम में जीन का जहां पर स्थान होता है, जहां पर इनका जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, उसको लोकस कह देते हैं। द पोजीशन ऑफ जीन और लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस, ठीक है। लोकस की भी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आते हैं। अब जितना भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, हो सकता है आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। अब हम बात करेंगे प्योर लाइन क्या होता है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा भर चुका है। प्योर लाइन क्या होता है, ठीक है। आप प्योर लाइन क्रॉस सुने होंगे, एक जिसमें हम प्योर लाइन वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं, ब्रीडिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें प्योर लाइन कैसे बनाते हैं ये हमको देखना है, ठीक है। प्योर लाइन क्या होता है? एक सिंगल होमोजाइगस, ठीक है, प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किससे? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से। प्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। और जिनके जीनोटाइप्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, सिमिलर जीनोटाइप, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए RR या AA या TT, ये आपके होते हैं होमोजाइगस प्लांट सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से, और उसको हम क्या कह देते हैं? प्योर लाइन, ठीक है। तो इसी मकसद से हम क्या करते हैं? F2 से F3, F3 से F4, इस तरीके से हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस में भी वही मेथड करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों समझ चुका है। अब इन्हीं के बेसिस पे आप बैक क्रॉस को समझिएगा, ठीक है। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड आपका टॉप क्रॉस, देन रेसिप्रोकल क्रॉप, ठीक है। मान के चलो हमारे पास कोई वैरायटी है जिसको हमने RR से डिनोट किया, यहाँ पर हमने स्मॉल r से कोई और वैरायटी को डिनोट किया जो क्या है आपका पुअर क्वालिटी है। इन दोनों के क्वालिटी को हमको क्या करना है? एक F1 प्लांट में लाना है, जिससे कि हमारा एक नया प्लांट तैयार हो चुका है, ठीक है। ये तो डोमिनेंट इफेक्ट डालेगा ही, और ये हायर अच्छी क्वालिटी का प्लांट है ना। फिर से आपको मैं यहाँ पे लिखा दूँ, ये फीमेल और ये मेल है, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया, तो ये जो क्रॉस कहलाता है ये आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? क्रॉस बिटवीन द रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट कौन है? ये रिसेसिव आपका होमोजाइगस है और रिसेसिव है, इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। अब हम बैक क्रॉस को समझते हैं। इनकी जो F1 प्रोजनी आती है, ठीक है, F1 जो प्रोजनी आती है, इस F1 प्रोजनी को जब हम बैक क्रॉस करवाते हैं इनके पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट से जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये क्रॉस क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट क्रॉस समझ चुके हैं, आप टॉप क्रॉस समझिए। तो टॉप क्रॉस में ये F1 को ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, जो OPV वैरायटी होती है, उनसे आप क्या करवा देते हो? क्रॉस करवाते हो, तो वो आपका कहलाता है टॉप क्रॉस, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है?
हमने इसको मेल माना था, इसको फीमेल माना था, अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको फीमेल मान लिए इनकी जगह पर, इसको क्या मान लिया आपने, मेल मान लिए। मतलब आर आपने अभी तक फीमेल माना था, लेकिन इसको अब मेल मान लिए और इसको फीमेल मान लिए, उल्टा कर दिए जस्ट। तो ये क्या कहलाता है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अब आपने तीनों क्रॉस को एक सिंगल तरीके से समझ चुका है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्ट सो फ्रेंड, हमने जो पिछला टॉपिक समझा, जितने भी टर्मिनोलॉजी समझे, उनमें से 3 बेसिक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन F2 अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेग्रीगेटेड इनटू, मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं कितने भाग में सेग्रीगेट होते हैं और क्या रेशियो उनका आता है। तो उनका रेशियो 3:1 आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हूँ पिछला। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंडिविजुअल हैव सिमिलर एलील ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग लोकस होमोजाइगस क्रोमोसोम। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग लोकस पे दोनों तरफ होमोजाइगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और थर्ड क्वेश्चन आपका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लोकस या फिर एलील या फिर क्रोमोसोम या फिर जीन। ठीक है, ये 3 बेसिक क्वेश्चन है, ये जो है आता है। अब इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिए। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ऐड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमने कंप्लीट। अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।